हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यात्रियों के नज़रिए नामक चैप्टर के अंतर्गत बर्नियर का यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंतर्गत आपने अल-बरूनी, इब्न बतूता और अन्य विभिन्न यात्रियों के विवरण को पढ़ा। आज हम यूरोपीय यात्रियों के विवरण में बर्नियर के यात्रा विवरण पर प्रकाश डाल रहे हैं। कल बर्नियर के यात्रा वृत्तांत यानी ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर नामक जो उसने किताब लिखी है उसके आधार पर भारत का चित्रण किए थे, जिसमें महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति पर हम लोग प्रकाश डाल चुके हैं। अब मुग़ल कालीन शहरों का वर्णन बर्नियर ने अपने नज़रिए से किस रूप में किया है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो मुग़ल कालीन शहर जो थे, बर्नियर उसके विषय में लिखता है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग शहरों में निवास करता था। कहाँ पर? सत्रहवीं शताब्दी में जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था। और यह औसत उस समय की पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या से बहुत अधिक था। पश्चिमी यूरोप में जो नगरीय आबादी होती थी वह बहुत ही विरल होती थी मुग़ल कालीन शहर की अपेक्षा। यहाँ पर क्या था कि कुल जनसंख्या का लगभग 15% भाग कहाँ रहता था? नगरों में निवास करता था। और इसके अतिरिक्त वह इन नगरों को शिविर नगर भी कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय संरक्षण पर निर्भर थे। क्या था कि नगर किस पर निर्भर थे? राजसी संरक्षण पर निर्भर थे। किसने लिखा है? जैसा कि पहले भी यात्रा वृत्तांत में हम बता चुके हैं कि नगर क्या थे? राजकीय अस्तित्व पर निर्भर थे। इसीलिए इसने क्या कहा? मुग़ल कालीन नगरों को या शहरों को शिविर नगर। शिविर क्या होता है कि कहीं पर शिविर लगा दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सैनिकों को कि जहाँ भी हमारी सेना जाती है क्या होता है, शिविर बना दिया जाता है। सैनिक रहते हैं, फिर युद्ध के समय या जैसे चुनाव के समय लोकल एरिया में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर क्या होता है, सैनिक अपना शिविर उखाड़ते हैं और फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी तरह से इसने मुग़ल कालीन शहरों की तुलना किससे की? शिविर से की। क्योंकि जब मुग़ल शासक शक्तिशाली रहता था तो नगर भी जो होते थे वो उच्च कोटि के होते थे, और जैसे ही मुग़ल शासकों की शक्ति कमज़ोर होती थी उस नगर का अस्तित्व भी लगभग क्या होता था? समाप्ति के कगार पर पहुंच जाता था। तो इस प्रकार मुग़ल कालीन शहरों की तुलना इसने किससे की? शिविर नगर से किया है।
इसके साथ ही बर्नियर व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, उत्पादन केंद्र आदि सभी प्रकार के नगरों के अस्तित्व का भी वर्णन करता है। उसने कितने प्रकार के नगर बताए? उसने लिखा कि यहाँ कई प्रकार के नगर जैसे व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, और उत्पादन केंद्र आदि उत्पादन केंद्र आदि सभी प्रकार के नगरों के अस्तित्व का वर्णन करता है। तब उसने क्या लिखा कि यहाँ पर कई प्रकार के नगर हैं। कौन कौन से हैं? जैसे व्यापारिक नगर, जो व्यापार के लिए नगर बसाए जाते थे उसे व्यापारिक नगर, खास तौर से केवल यहाँ पर व्यापारी वर्ग ही रहता था और व्यापार की दृष्टि से यह नगर बसाया जाता था, उसे व्यापारिक नगर। ऐसे ही बंदरगाह नगर, जैसे गुजरात का हड़प्पा काल में भी यही स्थिति थी। गुजरात का लोथल नगर जो था उसे क्या बोलते थे? बंदरगाह नगर बोलते थे, क्योंकि यहीं से बंदरगाहों से ही क्या होता था? विदेशों से माल का आयात निर्यात किया जाता था। तो इसके लिए वहाँ यानी बंदरगाहों के पास नगर बसाया जाता था, लोग रहते थे, तो इस टाइप के नगर को बंदरगाह नगर कहा जाता था। उत्पादन केंद्र नगर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। तो मज़दूरों के रहने के लिए क्या होता है? आवास बना दिया जाता है। मज़दूरों की सुविधा के लिए बाज़ार की व्यवस्था की जाती है। तो ये सारे नगर अभी भी अस्तित्व में हैं। आप देखेंगे कि जहाँ जो हमारा राज्य नगर उत्पादन का केंद्र है, वहाँ पर सघन आबादी निवास करती है। जहाँ पर व्यापारिक उन्नति है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, तो ये सब उत्तर प्रदेश में कानपुर है, बनारस है। तो ये जो हमारे नगर हैं क्या हैं? औद्योगिक केंद्र हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि सघन आबादी निवास करती है। तो इस प्रकार के ही नगर उस समय भी थे, बंदरगाह नगर, व्यापारिक नगर और उत्पादन केंद्र। अब आगे वह मुगल कालीन शिल्पकार पर प्रकाश डालता है। कौन सा टॉपिक है? मुगल कालीन शिल्पकार। शिल्प के अंतर्गत क्या होता है कि जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, वस्तुओं के बनाने वालों को शिल्पकार कहा जाता है। खासतौर से इसमें धातुओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं को शिल्प के अंतर्गत रखा जाता है और उसको बनाने वाले को शिल्पकार कहा जाता है। तो शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकारों के द्वारा अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। यानी शिल्पकार क्या थे? अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयत्न नहीं करते थे, क्योंकि लाभ का अधिग्रहण राज्य कर लेता था, इसलिए उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। यानी शिल्पकार क्या होते थे? राजकीय संरक्षण में होते थे। और ये अपनी कला का उच्च कोटि का प्रदर्शन नहीं करते थे। कारण क्या था कि
इनके जो आय होते थे, लाभ होते थे, उसको कौन ले लेता था? राज्य ले लेता था, राज्य कर लेता था। क्योंकि क्या होता था? राज्य कर लेता था। इसलिए अधिकांशतः शिल्पकार क्या होते थे कि अपनी कला के प्रति उदासीन थे, अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया करते थे और उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। और क्या था कि साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। लेकिन यह उसका जो उसने लिखा है यह विरोधाभासपूर्ण है, क्योंकि वहीं आगे क्या लिखता है कि विदेशों से अधिक मात्रा में क्या आती थी? बहुमूल्य धातुएं। आयात की जाती थी और उससे निर्मित माल निर्यात किया जाता था। तो इससे निर्मित माल क्या होता था? निर्यात किया जाता था और उत्पादों का सोने और चांदी के बदले में निर्यात होता था और मूल्य क्या मिलता था? उत्पाद मूल्य। उत्पाद मूल्य में क्या था? सोना और चांदी। तो बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उत्पादन अच्छा नहीं होता तो कोई उत्पादों को सोने और चांदी में खरीदता, उसका मूल्य सोने और चांदी में अदा करता। तो यह उसका जो वर्णन है वर्नियर का, इसमें हम विरोधाभास पाते हैं। एक तरफ वो लिखता है कि शिल्पकार उत्तम उत्पादन के लिए प्रयास नहीं करते थे, तो दूसरी तरफ क्या लिख रहा है कि वह जो है कि विदेशों से क्या होता था कि अधिक मात्रा में सोने सामानों का आयात किया जाता था और उससे बना बनाया माल बेचा जाता था विदेशों में, और मूल्य जो होता था, वस्तुओं का मूल्य, वह किस में अदा किया जाता था? सोने और चांदी में अदा किया जाता था। जैसा कि उसने लिखा, क्या लिखा कि सरकारी वो जो लाभ होता था शिल्पकारों का, वह सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता था कर के रूप में, इसलिए उत्पादन का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अर्थात शिल्पकार जो थे वो उत्पादन को उन्नत बनाने के लिए प्रयास नहीं करते थे। किंतु वहीं वर्नियर आगे क्या लिखता है कि साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, यानी मंगवाई जाती थी। भारत में बहुमूल्य धातुएं जो हैं विश्व से मंगाई जाती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले में क्या होता था? निर्यात होता था, यानी कि विश्व में जो यहाँ के उत्पाद बेचे जाते थे उसके बदले में सोना और चांदी प्राप्त होता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उत्पादन अच्छा नहीं होता रहा होता तो कोई भी देश सोने और चांदी में उत्पादों को क्यों खरीदता। तो यहाँ पर वर्नियर का जो उसने लिखा है वह लेख क्या है, वृत्तांत क्या है? विरोधाभासपूर्ण दिखाई पड़ता है। अगला टॉपिक है विभिन्न मुगलकालीन घटनाओं का उल्लेख।
मुगल कालीन घटनाओं का उल्लेख। तो बच्चों, आगे वर्नियर विभिन्न मुगल कालीन घटनाओं से संबंधित वर्णन करता है और क्या लिखता है कि अपने यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम क्या था, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, में वर्णन करते हुए लिखता है कि अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसका यात्रा वृत्तांत क्या है कि उसके गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और चिंतन के लिए जो है इतिहासकारों के दृष्टि में वर्नियर का लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत भी है, जिसमें उसने मुगलकालीन भारत के भौतिक परिवेश, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति तथा दरबारी इतिहास का रोचक वर्णन किया है। तो किस किस चीज़ पर उसने प्रकाश डाला है? मुगलकालीन रीति रिवाज पर प्रकाश डाला है, धर्म पर प्रकाश डाला है, मुगलकालीन संस्कृति पर प्रकाश डाला है, दरबारी इतिहास का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है और साथ ही भौतिक परिवेश पर उसने प्रकाश डाला है। और जिसका विवरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वर्नियर अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, किन किन चीज़ों का वर्णन किया है? शाहजहां, जो कि मुगल बादशाह था, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का वर्णन। उत्तराधिकार का वर्णन किया है। आप सभी ने मुगलकालीन पीरियड को पढ़ा है। आप लोगों को पता है कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां के जिंदा रहते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था और उसके पुत्र औरंगजेब ने उसको बंदी बनाया था और उसको ताजमहल में के अंदर ही क्या कर दिया था? कैद कर दिया था और वहीं पर उसका देहांत हुआ। तो इसके जीवित रहते ही इसके पुत्रों में जो उत्तराधिकार हुआ था उसका वर्णन किसने किया है? वर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। और इसके अतिरिक्त उसने औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद किया जाना, विदेशियों का मुगल दरबार में आना, दूसरा क्या है? विदेशियों का मुगल दरबार में आना। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि यूरोपीय यात्री जो थे वह शुरू में केवल भारत भ्रमण के लिए आते थे, बाद में व्यापार में छूट प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आने लगे, जिसमें सर टॉमस रो जो है मुगल बादशाह जहांगीर को प्रसन्न करने में सफल हो गया और जहांगीर ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को भारत में, पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। और इसके पश्चात ही पुर्तगाली जब अत्यधिक धन कमा लिए व्यापार के द्वारा, तो उसको देख करके यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारियों में भारत आने की जैसे होड़ मच गई और इसी क्रम में विभिन्न विदेशी व्यापारी यात्री भारत आए और मुगल दरबार में प्रस्तुत हुए। मुगल शासकों को बहुत सारे उपहार भेंट किए और मुगल शासक इनके
चाटुकारिता से प्रसन्न होकर के इन्हें बहुत सारे रियायतें भी प्रदान कर दिए थे। जैसे फर्रुखसियर ने क्या किया था कि मुक्त व्यापार का फरमान जारी कर दिया था, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स इनको यानी विदेशी व्यापारियों को नहीं देना होता था। तो इससे भारतीय व्यापारियों को काफ़ी घाटा लगा था। तो ये सब हम हाई स्कूल में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो इसमें उसने किस चीज़ का वर्णन किया? पहला क्या किया? शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध उसके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था, उसके मरने के बाद नहीं बल्कि उसके जीवित रहते ही प्रारंभ हो गया था। और उसके 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह बड़ा था और तीसरे नंबर पर औरंगजेब था। दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब ये सब आपस में लड़ गए थे, जिसमें कि औरंगजेब जीत गया। दारा शिकोह को शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, किंतु औरंगजेब जीत गया और उसने क्या किया कि बाद में शाहजहाँ को कैद कर लिया और कैद खाने में ही शाहजहाँ की मृत्यु हुई। इसका उसने वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके बाद वह विदेशी यात्रियों का मुगल दरबार में आना इस पर प्रकाश डालता है कि विदेशी यात्री किस प्रकार मुगल दरबार में आते थे, मुगल शासकों का खुशामद करते थे, मुगल शासक प्रसन्न होकर के किस प्रकार उनको विभिन्न प्रकार की छूट देते थे। इन सब का वर्णन उसने आगे किया है। इसके बाद उसने क्या लिखा है कि दारा शिकोह के बारे में व्यापक रूप में विवरण दिया है, क्योंकि उसे दारा शिकोह का संरक्षण प्राप्त था। यह कहाँ आया था? दारा शिकोह के संरक्षण में था। दारा शिकोह कौन था? शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था। इसी के संरक्षण में कौन रहता था? बर्नियर। तो अब आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके संरक्षण में जो रहेगा उससे प्रभावित होगा ही। तो दारा शिकोह का संरक्षण प्राप्त था। वह मुगलों के राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या एवं राज सिंहासन प्राप्ति के लिए खूनी संघर्ष का विवरण देता है कि किस प्रकार से दारा शिकोह को औरंगजेब, शाह शुजा आदि द्वारा पराजित किया गया और इसके पश्चात औरंगजेब द्वारा अपने अन्य भाइयों को एक एक करके अपने रास्ते से किस प्रकार हटाया गया, उस खूनी खेल का भी इसने वर्णन किया है। और बर्नियर का मुगल काल संबंधी युद्धों का विवरण सही प्रतीत होता है, क्योंकि वह मुगल शासकों एवं सेना के साथ युद्धों में भाग लेता था और उसने युद्ध के दौरान जो भी देखा उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो ये क्या करता था? चौथा पॉइंट क्या हो गया कि बर्नियर युद्ध में भी भाग लिया और आंखों देखा हाल लिखा है। वर्णन किया है। तो इसमें यानी इसकी रचनाओं में क्या है? सत्यता के अंश हैं या सत्यता के अंश या सत्यता पर आधारित हैं। इसे सत्य माना जा सकता है। किस चीज़ को? इसके वर्णन को, जो कि मुगल दरबार के मुगल उत्तराधिकार के विषय में इसने लिखा है, उसको सत्य माना जा सकता है, क्योंकि यह खुद सैन्य अभियान में भाग लिया करता था और मुगल कालीन दरबारी संस्कृति, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, हिंदू समाज, कश्मीर का वर्णन, औरंगजेब के सैन्य अभियान आदि का उल्लेख अनेक अध्यायों में किया। उसने अपने ग्रंथ के अंतिम अध्याय में मुगलकालीन आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया है तथा राजस्व से प्राप्त होने वाली आय का भी विवरण दिया है। तो उसने आगे किसका विवरण दिया है? राजस्व के स्रोतों का विवरण दिया है। स्रोत और औरंगजेब के विभिन्न अभियान।
औरंगजेब जो था वह अपने जीवन काल में युद्धों में ही व्यस्त रहा और दक्षिण भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वह कभी केंद्र में रह करके चैन से शासन नहीं कर पाया था। वह हमेशा साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करता रहता था। तो उसके विभिन्न अभियानों का उसने वर्णन किया है और राजस्व के स्रोत यानी राज्य द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते थे, किस कर के माध्यम से कितना राजस्व की प्राप्ति होती थी, किस किस प्रकार के कर थे, उनका वर्णन इसने किया है। किसने? बर्नियर ने। किसमें किया है? द मुगल ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक किताब में, जो कि उसने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है। बर्नियर ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों की आलोचना करते हुए लिखा है कि धार्मिक क्षेत्र में वह क्या था? असहिष्णु था। आगे वह औरंगजेब के विषय में लिखते हुए क्या कहता है कि औरंगजेब क्या था? धार्मिक असहिष्णु। जो धर्म के प्रति कट्टर होते हैं उसे धार्मिक असहिष्णु कहा जाता है, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से वह नहीं देखता था। केवल इस्लाम धर्म को ही वह जो है छूट प्रदान करता था। इस्लाम धर्म के प्रति उसका झुकाव अधिक था और अन्य धर्मों की वह अवहेलना करता था, अन्य धर्मावलंबियों की अवहेलना करता था। और उसके पतन का प्रमुख कारण उसकी धार्मिक कट्टरता ही थी। तो वह उसकी बर्नियर ने भी उसकी धार्मिक कट्टरता पर प्रकाश डाला है। उसने हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। अतः बर्नियर का यात्रा वृत्तांत मुगलकालीन शासन व्यवस्था को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। और हिंदुओं के विषय में उसने किस पर प्रकाश डाला है? वर्ण व्यवस्था पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका यात्रा वृत्तांत क्या है। मुगल कालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। क्या? कौन सी किताब? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। किसने लिखा है? बर्नियर ने। और यह किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र था। तो यह दारा शिकोह के दरबार में दारा शिकोह के संरक्षण में रहता था और युद्धों में भाग लिया। आंखों देखा हाल इसने लगभग मुगल काल के समस्त पक्षों पर अपनी रचना कौन है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में प्रकाश डाला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। किसकी रचना? बर्नियर की रचना। और यह रचना कैसी है? यात्रा वृत्तांत है। अब है बर्नियर के मतों की आलोचना। अगला टॉपिक क्या है? आलोचना। बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। उसके सोचने में, उसके लिखने में। सभी लोग एक मत नहीं हो सकते हैं किसी भी चीज़ पर कि कोई चीज़ पूर्णतः अच्छी है, कोई चीज़ पूर्णतः खराब है। तो इसमें भी कुछ गुण दोष हैं बर्नियर की रचना में। तो बर्नियर के मतों का अन्य विद्वानों ने क्या किया है? खंडन किया है। साथ ही उनके स्वयं के मतों में भी विरोधाभास प्रतीत होता है। जिन विद्वानों ने बर्नियर के लेख को आधार मानकर उसके मतों का खंडन किया है, उनके तर्क में भी क्या है? विरोधाभास है। बर्नियर के
भाषिक तथ्य कौन कौन से हैं, उसी को इन लोगों ने आधार बनाया है। क्या आधार बनाया है? इसके आलोचक जो हैं, बर्नियर के मतों की आलोचना जिसने की है, किस आधार पर की है? बर्नियर के विरोधाभासिक तथ्य के आधार पर की है। विरोधाभासिक तथ्य। अब विरोधाभासिक तथ्य जैसा कि आप सभी ने अभी अभी पढ़ा था व्यापार में, कि एक तरफ वह लिखता है, क्या लिखता है कि शिल्पकार जो हैं वो अपने उत्पादन को उच्च कोटि का बनाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो दूसरी तरफ वह लिखता है कि विदेशों से आयातित माल द्वारा जो उत्पादन किया जाता था वह सोने और चांदी में निर्यात, उसका मूल्य क्या होता था? सोने और चांदी में निर्यात होता था, यानी कीमत विदेशी सोने और चांदी में अदा करते थे। तो ये क्या है? विरोधाभासिक वर्णन है कि नहीं है? तो इसी तरह से इसके विभिन्न जो टॉपिक इसने लिखा है उस पर कुछ ऐसे विरोधाभासिक शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे यह आलोचना का पात्र हो गया, इसकी रचनाओं की आलोचना किया जाता है। तो वर्नियर के विवरणों में विरोधाभासों की झलक मिलती है। एक और उसने अपने विवरणों में यह बताया कि शिल्पकारों द्वारा अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किए जाते, क्योंकि लाभ का अधिग्रहण कौन कर लेता है? राज्य द्वारा कर लिया जाता है, जिसके कारण उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है और इसलिए उत्पादन अधिक नहीं होता है। और ऐसा शिल्पकार क्यों करते हैं? क्योंकि राजा जो है लाभ कर के रूप में ले लेता है, इसलिए। और इसी तरह से उसने दूसरी तरफ लिखा है कि वहीं दूसरी ओर उसका यह वक्तव्य है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। तो पूरे विश्व से बहुमूल्य धातुएं कहाँ आती थी? भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात किया जाता था, जो एक समृद्ध व्यापार का उदाहरण है। यह विरोधाभासपूर्ण जो है विरोधाभासिक तथ्य है कि एक तरफ क्या है कि उत्पादन उच्च कोटि का नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ वहीं लिखता है कि उत्पादन का निर्यात किस में किया जाता है? सोने और चांदी के रूप में। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आप उसे खरीदेंगे? असंभव है। हम 1 रुपये के सामान को खरीदने जाते हैं तो उसका पहले उसको देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, तभी खरीदते हैं। तो सोने और चांदी में कोई विदेशी किसी वस्तु के मूल्य को अदा कर रहा है तो वह वस्तु कैसी होनी चाहिए? उच्च कोटि की होगी, तभी ना। तो यह इसका जो विरोधाभासपूर्ण तथ्य है वहीं इसकी आलोचना का आधार है। तो और अगला टॉपिक क्या है? भू राजस्व संबंधी विवाद। किसको आधार बनाया इन लोगों ने? भू राजस्व संबंधी विवाद को। अब भू राजस्व में क्या था कि सरकारी मुगल दस्तावेजों के अध्ययन से बर्नियर के विवरण निराधार साबित होते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भू राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताया है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? अबुल फजल जो कि कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार। जिसने कि अकबरनामा की रचना की है। तो अबुल फजल क्या लिखता है कि जो राजस्व होता था, अकबर के दरबारी कवि इतिहासकार अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने भू राजस्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भू राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक क्या है? भू राजस्व क्या है? राजस्व
राजत्व का पारिश्रमिक। तब उसकी निगाह में भूराजस्व अधिक नहीं था, क्या था? केवल राजा का पारिश्रमिक ही भूराजस्व था। कौन लिखता है? अबुल फजल। कौन था? अकबर का दरबारी कवि, इतिहासकार, लेखक, नवरत्नों में से एक। क्या लिखता है कि भूराजस्व राजत्व का पारिश्रमिक जो शासक द्वारा अपनी प्रजा की सुरक्षा के बदले में लिया जाता था, न कि भूमि पर लगान के रूप में। यानी कि ये जो राजस्व, भूराजस्व वसूल किया जाता था अकबर के समय में, वह किस लिए लिया जाता था? राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा करने के बदले में। और क्यों लिया जाता था? प्रजा की सुरक्षा किस प्रकार से होती है? प्रेजेंट टाइम में होती है। विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षा करने के लिए नीचे से ऊपर तक विभिन्न प्रकार के सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए हैं, जैसे पुलिस बल है, होमगार्ड्स हैं, पीएसी है, सेना है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो खुफिया तंत्र हैं, तो इन सब पर क्या होता है कि सरकार का खर्च होता है। तो सरकार के राजस्व में पैसा कहाँ से आएगा? जनता के द्वारा ही आता है। तो इसलिए जो है अकबर के समय में उसका इतिहासकार क्या लिखता है कि राजस्व जो है वो क्या है? राजत्व का पारिश्रमिक है, यानी जनता के सुरक्षा के बदले में कुछ अंश जनता द्वारा राजा को कर के रूप में दिया जाता है। अबुल फजल का यह नज़रिया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यूरोपीय यात्री भूराजस्व की अधिक मांग के कारण इसे लगान समझ बैठे, परंतु वास्तव में यह न तो लगान था और न ही भूमि कर, यह भूमि उपज पर लगने वाला कर था। और अलबरूनी क्या समझ बैठा इसको? बर्नियर राजस्व को क्या मानता है? लगान मानता है, यानी भूमि कर। जबकि मुगल काल में क्या लिया जाता था? भू उपज पर लगने वाला कर। भूमि पर कर नहीं लिया जाता था, बल्कि किस पर लिया जाता था? भू उपज पर लगने वाला कर ही क्या कहलाता था? राजस्व। तब जो फसल किसान उगाते थे उस पर कर लिया जाता था, न कि भूमि पर। तो इस प्रकार भू राजस्व संबंधी जो वर्णन बर्नियर ने किया है उसमें भी विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और अगला टॉपिक है ग्रामीण समुदाय से संबंधित विवाद। क्या है? ग्रामीण समुदाय से संबंधित विवाद। क्योंकि बर्नियर ने हर क्षेत्र पर प्रकाश डाला है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, सब पर प्रकाश डाला है। इसलिए सभी आधारों को भी आलोचकों ने आधार बनाया है। तो ग्रामीण समुदाय से संबंधित जो उसका विवाद है वह किस आधार पर है कि ग्रामीण समुदाय का यह चित्रण सही नहीं था। 16वीं से 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में अनेक सामाजिक आर्थिक अंतर थे, जहां एक ओर बड़े जमींदार थे जो भूमि के उच्चाधिकारी थे, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिक थे। इन दोनों के मध्य बड़े किसान होते थे जो भूमिहीन किसानों के श्रम से कृषि उत्पादन में लगे रहते थे। इसके अतिरिक्त छोटे किसान भी थे जो छोटे पैमाने पर ही खेती करते थे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बर्नियर ने क्या कहा है, ने लिखा है कि
मुगल समाज में केवल दो ही वर्ग है, कौन कौन सा? अमीर व गरीब। मध्यम वर्ग की स्थिति यहाँ पर नहीं है, किंतु आलोचकों का क्या मानना है कि ऐसा नहीं था, मध्यम वर्ग भी अस्तित्व में था, क्योंकि जहाँ पर एक और बड़े जमींदार होते थे जो भूमि के उच्चाधिकारी थे, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिक भी होते थे। ये दोनों क्या हो गया? अमीर गरीब का उदाहरण हो गया। तो तीसरे वर्ग में कौन आता था? इन दोनों के मध्य बड़े किसान होते थे जो भूमिहीन किसानों से कृषि कार्य करवाते थे। तो ये किस श्रेणी में जाएंगे? जो छोटे किसान हैं और जो काश्तकार थे, जो श्रमिकों की सहायता से कृषि कार्य करवाते थे, तो ये हर समाज में मध्य वर्ग में ही आते हैं। तो इस प्रकार बर्नियर ने जो वर्णन किया है कि मुगल काल में केवल समाज में दो ही वर्ग था, दो ही वर्ण था, तो ये गलत है, क्योंकि केवल अमीर और गरीब वर्ग किसी भी समाज में किसी भी समय में नहीं रहे हैं। तीन वर्ग हमेशा समाज में रहता है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। तो मध्य वर्ग में कौन आता है? नौकरी पेशा लोग आते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और छोटे किसान आते हैं। तो यह वर्ग हमेशा हर समाज में रहा है। इसलिए बर्नियर का जो लेख है वह क्या है? ये जो इसका वृत्तांत है वह विरोधाभासों से परिपूर्ण है। और बर्नियर के वृत्तांतों का अन्य विचारकों पर प्रभाव। अगला टॉपिक क्या है? बर्नियर के वृत्तांतों का अन्य विचारकों पर प्रभाव। क्या प्रभाव है बच्चों? भारत के संदर्भ में बर्नियर के आत्मा वृत्तांत से पश्चिमी विचारक अधिक प्रभावित हुए, जिसमें कौन कौन था? मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, जिसे समाजवाद का जनक कहा जाता है, और ये दोनों जो थे, ये दोनों ही क्या हैं? कार्ल मार्क्स समाजवाद का जनक है, मॉन्टेस्क्यू भी, दोनों दार्शनिक हैं। इन लोगों पर इसके विचारों का, इसके लेखों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत विकसित करने में किया। इसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा पर संपूर्ण आधिपत्य रखते थे। मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स दोनों ने क्या किया? जो कि दोनों रूस के दार्शनिक थे, इन लोगों ने क्या कहा कि एशिया में जो शासक होते हैं वह जनता पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं, किसी भी प्रकार का छूट जनता को प्राप्त नहीं है। इसी को आधार बना करके इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया, लेखन आंदोलन शुरू किया था। तो 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने बर्नियर के विचारों को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पूर्ण कृषि अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा सामंतवादी ग्रामीण समुदाय का समाज विकसित हुआ, जिन पर राज्य का नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त जो है पेल शर्ट भी आया था, एक यात्री था जिसका नाम था पेल शर्ट। तो इसने 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का यात्रा किया, और यह डच यात्री था। डच यानी स्पेन से आने वाला था, डच स्पेन के निवासी थे। तो डच यात्री देश क्या हो जाएगा? स्पेन के निवासियों को डच कहा जाता था। तो ये डच था। और भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा इसने कब की? 17वीं शताब्दी में की थी। और बर्नियर के जैसा गरीबी से संबंधित विवरण
पेलसर्ट ने भी प्रस्तुत किया। उसने बताया कि समाज में गरीबी व्यापक रूप से विद्यमान थी। तो पेलसर्ट ने क्या कहा कि भारतीय समाज में गरीबी व्यापक रूप से विद्यमान है, उसने ऐसा लिखा है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न यात्रियों के विवरण अपने नज़रिए से लिखे गए हैं। किसी भी यात्री का विवरण पूरी तरह से एक दूसरे से मैच नहीं करता है। सबके अपने अपने लिखने के तरीके होते हैं, अपना नज़रिया होता है बच्चों। तो सभी लोग, जैसा कि हम सभी भी लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारे सेंटेंस अलग होते हैं। जैसा हमारा नज़रिया होता है उसी तरह से हम किसी चीज़ के विषय में लिखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को जो चीज़ अच्छी लगे वह दूसरे को भी अच्छी लगे, किंतु इनका वर्णन विरोधाभासपूर्ण अवश्य है। फिर भी ये जो हैं भारतीय इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन? यात्रियों के विवरण यानी यात्रा वृत्तांत। और इन सभी जो यात्रा वृत्तांत जो यात्री भारत में आए, चाहे वह अरब यात्री हों या यूरोपीय यात्री हों, जो भारत में आए अपना यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया, उससे मुगलकालीन सल्तनत कालीन, ख़ास तौर से इसमें सल्तनत और मुगलकालीन समाज, संस्कृति, सभ्यता का वर्णन ही किया गया है इनके द्वारा। तो इनकी यात्राओं से, इनके यात्रा विवरण से इस काल पर मुख्य रूप से प्रकाश पड़ता है, यानी इस काल की जानकारी के ये यात्रा विवरण महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें त्रुटियां होते हुए भी हम इनका इतिहास की जानकारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग किया भी जाता है। इन्हीं के द्वारा मुगल काल पर, सल्तनत काल पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। तो जो इसी के साथ ही आपका यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे।